नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 2 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप तक हम तक पहुंचे वो सारे क्वेश्चन रियल है, ऑथेंटिक हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके आए थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1961। जिसने भी लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1961 को लड़ा गया था। और यह जो इस युद्ध आपका है, अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और यह जो युद्ध आपका था वो दिल्ली के करीब 97 किलोमीटर उत्तर में पानीपत शहर में तथा उसके आसपास जो क्षेत्र था उसमें हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लौह एस्क बेल्ट कितने राज्यों में स्थित है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर आपको लगाना था छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ये आपके ऑप्शन में था, ये आपको लगाना था। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यह जो है भारत की प्रमुख लौह एस्क बेल्टों में से एक है। और यह जो आपका जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बैलाडीला पहाड़ियों के बीच जाना जाता है। ठीक है, और इन पहाड़ियों में जो है वो उच्च श्रेणी के हेमेटाइट लौह एस्क के भंडार भी मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगरमच्छ में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, हृदय होता है, उसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसमें आपको राइट आंसर लगाना था 4। जिसने भी लगाएगा उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मगरमच्छ के हृदय में जो होते हैं उसमें 4 कक्ष होते हैं। और इन 4 कक्षों के 2 भागों में बटा हुआ था। एक को हम दो, इसमें 2 अटरी और 2 नीले होते हैं। ठीक है, और मगरमच्छ के हृदय की संरचना है वो स्तनधारी और पक्षियों के हृदय की संरचना के समान होती है। ठीक है, पक्षीधारी जो पक्षी होते हैं उनके हृदय में दो दो होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, और स्तनधारी में किसी किसी में 3 भी होते हैं। ठीक है, मछली में यदि पूछा जाए तो 2 आपको बताना है। इसके बारे में तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, मछली में हृदय कक्षों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। और उभयचर होते हैं जो, ठीक है, उभयचर उभयचर कौन से होते हैं? वो प्राणी जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं उनको हम उभयचर कहते हैं। ठीक है, और कॉकरोच में जो है 3 चैम्बर होते हैं उसके हृदय में। ओके, ठीक है, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? इस तरह से क्वेश्चन आपका आया था। तो डिस्क लगाना था आपको अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय आपात के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति आपातकाल जो है 3 बार लग चुका है। कौन किस समय लग चुका? 1962 के समय में, जब चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसके बाद में था 1961 में भी लग चुका है, 71 में भी लग चुका है पाकिस्तान के युद्ध के समय। और तीसरी बार लगा था 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों को देख लेना। और राष्ट्रपति द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब वह आंतरिक तथा बाहरी स्रोतों में से या संकट की वित्तीय स्थिति में राष्ट्र को खतरा महसूस होता है, तब जो राष्ट्रपति हैं आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो आपको जो संगाई महोत्सव आपका है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। जिसने भी लगाया होगा उसका राइट आंसर। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, आपका जो संगाई महोत्सव है वो 10 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार होता है। और यह जो है हर साल 21 से लेकर 30 नवंबर के बीच मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है। और यह जो है आपका मणिपुर का प्रसिद्ध संस्कृति तथा परंपरा का भव्य उत्सव है। ठीक है, और मणिपुर में जो है इसे संगाई महोत्सव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये आपको उत्सव है वो जो है राज्य पशु संगाई के नाम से जाना जाता है। और इसकी उत्सव की शुरुआत है 2010 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का शासनकाल सबसे लंबा था? ठीक है, आपसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर आपको मोहम्मद शाह लगाना था। ठीक है, और लेकिन यदि सबसे लंबे कार्यकाल की बात करें मुस्लिम शासकों में, तो सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो औरंगजेब का ही था, सबसे लंबा कार्यकाल। और कितना इसका शासनकाल था? 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक, और औरंगजेब जो थे, तो जो छठे नंबर के जो है मुगल सम्राट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? ठीक है, ये आपको लगाना था उत्तर प्रदेश। जिसने भी लगाया होगा उसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। और यह है वर्ष में लगभग 135.64 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन करता है। ठीक है, और इसके साथ में देखिए इसकी जो है गन्ना एक से लंबी अवधि होती है जिसको देखिए उच्च पानी लगभग 750 mm से लेके 1200 mm रेंज वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ ही यह जो है उच्च पोषक तत्व की भी मांग होती है इसको वाली फसल है। और ये एक प्रकार की घासी है। ठीक है, और गन्ने जो है सबसे अधिक यदि बात करें तो सबसे अधिक आपका जो गन्ना है विश्व स्तर पर ब्राजील में पाया जाता है। ठीक है, और ब्राजील जो है विश्व का प्रमुख गन्ने का केंद्र भी है। और इसके साथ साथ देखिए यदि हम गन्ना जो अनुसंधान की बात करें तो हमारा जो भारत का जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गणसौर त्योहार कितने दिनों में मनाया जाता है? ठीक है, किन दिनों में मनाया जाता है? इसी तरह से क्वेश्चन था, कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना? तो आपका जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 18 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है? गणसौर आपका जो त्योहार है वो भारतीय राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक प्रकार का त्योहार है और ये जो आपको है गुजरात तथा पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। ओके, और इन मंदिरों में जो है देवी पार्वती तथा गौरी से प्रार्थना करती है कि उन्हें एक भरपूर बसंत के साथ आशीर्वाद दें और जो फसल से परिपूर्ण हो और वैवाहिक सद्भाव से भरा हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इस तरह से क्वेश्चन था तो सभी ने लगाया होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जो थे भारतीय नवजागरण के उनको जनक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो एक आधुनिक पश्चिमी विचारों पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु है सेवानिवृत्ति अधिकतम आयु कितनी होती है, यानी कि किस आयु पर उनको सेवानिवृत्त किया जा सकता है? ठीक है, तो 65 वर्ष की आयु हेतु होती अधिकतम सीमा 65 वर्ष की आयु तक ये क्या है अपनी जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो संविधान के अकॉर्डिंग उसमें निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन ये इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है। ठीक है, जिनकी जो है आयु 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वो कार्यकाल पर बने रह सकते हैं। इसके साथ साथ उनकी उम्र के बारे में कोई भी प्रश्न संसद द्वारा प्रदान किए गए एक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना था और वह राष्ट्रपति को पत्र देकर इस्तीफा भी दे सकते हैं और इसके साथ साथ जो है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसके कार्यकाल से हटाया भी जा सकता है उनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? ठीक है, तो आपके जो अनुच्छेद आपके हैं 36 से लेके 51 तक के जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं और आपके जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है आपके संविधान के भाग 4 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ओके, आपके जो भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान की प्रमुख विशेषता है और उसके साथ साथ जो है आपके नीति निर्देशक तत्व है राज्य की कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बहुत ही आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रधानमंत्री के सलाहकार प्रधानमंत्री के सलाहकार की जो मृत्यु है वो 69 वर्ष की आयु में हो गई थी? ठीक है, या हो गई, ये इसी तरह से क्वेश्चन हुआ यार, मतलब कुछ बात उसका था, ठीक, करंट अफेयर के क्वेश्चन के हिसाब से था, तो इसमें आपको राइट आंसर लगा रहा था विवेक देव रॉय। ठीक है, तो विवेक देव रॉय है वो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, उनकी मृत्यु 69 वर्ष की आयु में हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो 1857 की जो आपकी हुई थी क्रांति, उसका विद्रोह जो है मेरठ छावनी से हुआ था। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, 1857 क्रांति की जो है शुरुआत जो है मेरठ छावनी की 10 मई 1857 को हुई थी और यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने किया था। इस विद्रोह को 1857 का भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में है? ठीक है, तो अनुच्छेद आपके जो 12 से 35 है तो भाग 3 के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है और ये जो है मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ इन मौलिक अधिकारों जो है मौलिक अधिकार कहा जाता है तथा क्योंकि ये जो है सभी तरह के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ठीक है, तो शिक्षा के बारे में जो है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है शिक्षा के बारे में। ठीक है, और क्या कहा गया है, तो इस अनुच्छेद के अंतर कहा गया है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है और यह एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, और शिक्षा से जुड़ा हुआ एक अनुच्छेद और भी, उसको भी आपको अच्छी तरह से देख लेना। देखिए, अनुच्छेद आपका 45 कहता है कि 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। दिल्ली पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा पुनः कब्जा कब किया गया था? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था कुछ। ठीक है, तो दिल्ली पर जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1857 में कब्जा किया गया था और ये जो आपकी कब किया गया था 21 सितंबर 1857 पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये आपका जो कब्जा था ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 और 58 के भारतीय विद्रोह को दबाने में एक अहम भूमिका निभाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन का जिम्मेदार कौन था? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य इसी तरह से क्वेश्चन था कुछ। ठीक है, तो उसमें आपका ऑप्शन में अकॉर्डिंग तो पुष्यमित्र सिंह। ठीक है, तो पुष्यमित्र सिंह जो थे सबसे अधिक जिम्मेदार व्यक्ति जो थे पुष्यमित्र सिंह ही थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कई कारण थे। इसके साथ साथ देखिए जो सेनापति थे पुष्यमित्र सिंह, इनकी अहम भूमिका थी। इसके साथ पुष्यमित्र सिंह ने ही मौर्य वंश के आखिरी राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और इसके साथ साथ मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि देखिए अशोक की मृत्यु के बाद जो था
कमजोर शासकों का शासन था और साम्राज्य जो था 2 हिस्सों में बँट गया था। और इसके साथ-साथ आर्थिक संकट भी था, अक्षम बारिश भी थी क्योंकि जो बारिश वहाँ उनका जो था कोई भी निश्चित नहीं हो पा रहा था तथा यूनानियों का आक्रमण भी था। इसी कारण जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठो मालवा का पठार किस नदी के किनारे है? ठीक है, तो मालवा का जो पठार है वो किस नदी के किनारे है? देखिए, इससे मुख्य तौर से देखिए मालवा का जो पठार है कई नदियों के किनारे हैं, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना था, तो इसके बारे में थोड़ी-सी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नदियाँ कौन-कौन सी देखिए, आपकी चंबल नदी भी मालवा के पठार से निकलती है, उसके बाद में बेतवा नदी है, काली नदी हो गई, सिंध नदी होगी, पार्वती होगी, शिप्रा होगी, गंभीर हो गई, छोटी काली सिंध नदी भी इसमें शामिल है। ठीक है, कोई भी आपकी नदियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका। तो देखिए, अनुच्छेद 42 का जो संबंध है वो आपको है काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत से जुड़ा आपको जो प्रावधान अनुच्छेद 42 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और यह जो आपका अनुच्छेद हमें बताता है कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में से ये आपका जो है एक है। ठीक है, और इस अनुच्छेद के तहत राज्य में निष्पक्ष तथा मानवीय कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ साथ इस अनुच्छेद के तहत राज्य को मातृत्व अवकाश देना चाहिए और स्वतः इस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य को प्रसूति सहायता भी देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? इस तरह से क्वेश्चन था। देखिए, जो आपको सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसका संबंध क्या है? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, मूल कर्तव्य के बारे में क्या है? देखिए, इस समिति का जो गठन है 1836 में किया गया था और इसे 1875 से लेकर 1870 के आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों के महत्व में संबंधित प्रस्तुति देनी थी। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति की स्थापना 1876 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा मौलिक कर्तव्य के बारे में सिफारिश करने के लिए की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगन्नाथपुरी किससे संबंधित है? ठीक है, तो जगन्नाथपुरी जो आपकी है वो किसी रथ यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा जानी है। जगन्नाथ की रथ यात्रा है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको रथ यात्रा ही लगाना था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, जगन्नाथपुरी की जो मंदिर है आपका है वो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है तथा भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का रूप माना जाता है और यह आपका जो मंदिर है वो उड़ीसा के पुरी शहर में है तथा इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यता तथा कई रहस्य भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के असफल होने के क्या कारण थे? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो इसके 1857 के कई विद्रोह के कारण थे जिसमें आपका देखिए एकीकृत योजना था, नेतृत्व की कमी होना है, ब्रिटिश सैनिकों की बेहतर तैयारी के लिए भी है, बेहतर सैनिकों की भी काफ़ी कमी थी। ठीक है, बट बहुत ही जो ब्रिटिश सैनिक थे, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर थे। ओके, हमारे जो इंडियन सैनिकों के मुकाबले, ठीक है, अंग्रेजों के पास संसाधनों का भंडार था तथा विदेशों में आम जनता का शामिल न होना, शासक विद्रोह का दक्षिण भारत में न फैलना तथा ज़्यादातर शासक जमींदारी ब्रिटिशों से डरते थे और इसके साथ साथ जो विद्रोह की शुरुआत निर्धारित समय से पहले हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन से नंबर का अभ्यास हुआ था? ठीक है, तो अभी हाल ही में जो भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ था उसके बारे में पूछा गया था। तो यह कौन सा तीसरा अभ्यास था हमारा। ठीक है, जिसने में लगा उसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा देख लेते इसके बारे में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम जो है ऑस्ट्रो हिंद था और यह अभ्यास आपका जो है वो 8 से लेकर 21 नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ठीक है, तो आपका जो एलिफेंटा उत्सव है वो फरवरी के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, जिसने भी लगाया उसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, एलिफेंटा महोत्सव जो है हर साल फरवरी में मनाया जाता है और यह मुंबई के एलिफेंटा द्वीप पर मनाया जाता है और यह एक सांस्कृतिक महोत्सव है तथा यह नृत्य तथा संगीत का भी उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? ठीक है, तो आपकी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो अब तो बंद हो चुकी थी। जो पहले कौन तैयार करता था? तो केंद्र सरकार के द्वारा तैयार की जाती थी पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, और इस जो पंचवर्षीय योजना आपकी थी केंद्र सरकार द्वारा तैयार करती थी। ठीक है, और इसके साथ जो थी ये योजना थी देश के लोगों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए हर 5 साल में बनाई जाती है। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना से इंपॉर्टेंट पॉइंट दो देख लेते हैं। देखिए, ये आपकी जो थी 2015 तक ये योजना चली और इसके बाद जो थी ये उस योजना का नाम बदल दिया गया। इस योजना का नाम क्या बदल दिया गया? नीति आयोग के नाम से कर दिया गया तथा योजना आयोग की जो अध्यक्षता है प्रधानमंत्री करते थे तथा साल 2015 में नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का गणतंत्र उत्सव कितने दिनों को मनाया जाता है? ठीक है, ये हो चुका है। ओके, 18 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था। देखिए, भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जोड़ता है। जिसने भी लगाया हो उसका राइट आंसर होता है। देखिए, इसमें जो 3 दर्रे आपके हैं भारत को और चीन से जोड़ते हैं, कौन कौन से? नाथुला दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा हो गया, सिक्किला दर्रा। ठीक, कोई भी आपका हो सकता है।
और इसके साथ-साथ देखिए जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं उसको आपकी देख लेना एक नज़र में, ठीक है, आ सकते हैं। जैसे आपका खैबर दर्रा आपका हो गया पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान को जोड़ता है। इसके साथ सिरकिला दर्रा आपका जो हो गया भारत तथा चीन को जोड़ता है। इसके साथ आपका नाथुला दर्रा हो गया भारत तथा चीन को जोड़ता है, सिक्किम तथा तिब्बत को। ओके, ये भी आपको देख लेना। इसके साथ में देखिए आपके बोमडिला दर्रा हो गया, ये किसको जोड़ता है? भारत तथा चीन को जोड़ता है। भारत के कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है चीन से। इसके साथ में यहाँ पे जेलेपला दर्रा हो गया, आपके भारत के सिक्किम को चीन से जोड़ता है। और आपका हो गया काराकोरम दर्रा, ठीक, काराकोरम दर्रा आपका भारत के लद्दाख को किससे जोड़ता है? चीन के शिनजियांग को जोड़ता है। उसके बाद लिपुलेख दर्रा आपके भारत तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है, ठीक है। और दर्रा देख लेते हैं, बनिहाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, ठीक है, और इसके साथ जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है बनिहाल दर्रा। इसके साथ रोहतांग दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश को प्रदेश में कुल्लू तथा लाहौल स्पीति को जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपका थांगला दर्रा आपका जो है लद्दाख में स्थित, ये दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ठीक है, तो आपके जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। निर्वाचन मंडल में आपके कौन कौन से थे? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा जाता है, ठीक है। निर्वाचन मंडल आपके किन किन लोगों से मिलकर बनता है? देखिए, इसमें क्या होते हैं? राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद में राज्यसभा से मनोनीत सदस्य होते हैं तथा लोकसभा से निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के आर्थिक सुधार 1951 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो 1951 के दौरान जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम है पीवी नरसिंहा राव, ठीक है। और ये जो थे आर्थिक सुधार 1951 में संरचनात्मक समायोजन कार्य के रूप में शुरू किए गए थे और इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के रूप में उन्होंने शुरू किया जाता है, ठीक है। और भारत की जो नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है तत्काल प्रधानमंत्री जो उस समय के थे, ठीक है, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी, ठीक है, वित्त मंत्री थे उनके कार्यकाल में। और जो है आर्थिक परिवर्तन जो है पहली बार 1991 में दिखाई देने लगे और उसके साथ साथ जो थी इनमें भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्र रूप से बाद में अपनाई गई तथा उस दिशा को मौलिक रूप से एक उदार तथा खुली अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छऊ नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? ठीक है, आपका जो छऊ नृत्य आपका है, देखो 3 राज्य में उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। और ये आपका जो है एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है, ठीक है, जिसको है छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा मिल चुका है, ठीक है, अर्थशास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिल चुका है। ओके, और इसके साथ साथ देखिए आपका जो ये छह नृत्य है वो अनूठी शैली, मार्शल आर्ट तत्वों तथा पौराणिक कथाओं के प्रदर्शन के लिए बहुत ही अधिक मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल्लभी मंदिर वास्तुकला की जो है बल्लभी मंदिर जो किस वास्तुकला किस प्रकार के शैली का उपयोग किया गया है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज भी होता है, ठीक है। तो इस जो बल्लभी मंदिर है इसमें जो है नागर शैली का इस्तेमाल किया गया है, अधिकांश में नागर शैली के अकॉर्डिंग इस मंदिर का जो है इसका डिजाइन तैयार किया गया, ठीक है। जो बल्लभी मंदिर है वास्तुकला नागर शैली के प्रकार और यह शैली आपकी जो आयताकार इमारतों तथा गुंबददार कक्षों से मिलकर बनी होती है तथा इसे जो है बैगन बाल्टेड इमारतें भी कहा जाता है। इसी के साथ आपके सारे सवाल समाप्त होते हैं। यदि आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन छूट गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।